बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, कॉलेज औकात के दौरान अकेडमी में पढ़ाने वाले सरकारी असातिज़ा के लिए अब तैयार किया गया है। कॉलेज सरबराहान से असातिज़ा की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। दूसरी टॉप स्टोरी, पुलिस रिस्पांस यूनिट ठप, गाड़ियां थानों में अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। पाकिस्तान बांग्लादेश मैच में लाहौर में 70 करोड़ का रिकॉर्ड जुआ खेला गया। और 23 मार्च को शहर सजेगा, परेड रंगारंग तकरीबात होंगी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर आसिफ जाफरी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। आसिफ, कॉलेज औकात के दौरान अब अकेडमियों में जो असातिज़ा पढ़ाते हैं, सरकारी असातिज़ा, उनकी अब खैर नहीं है, शिकंजा तैयार कर लिया। जी हाँ, ये बड़ा अच्छा फैसला है क्योंकि आपने देखा होगा कि शहर में एकेडमीज़ कल्चर बहुत ज़्यादा बन गया था। ये पहले भी था लेकिन उसको इतनी हाइप नहीं मिली थी जितने ये गुज़िश्ता 4-5 सालों में ये देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा एकेडमीज़ जो हैं वो सामने आ गई हैं। और उनका जो तरीक़ाकार ये होता है कि वो कॉलेज के उन प्रोफेसर्स और उन डॉक्टर जो है टीचर्स को लेते हैं जो नामी गरामी होते हैं अपने मुतलका शोबों के, जिनका काफ़ी नाम हो। जैसे मैं मिसाल दूँ, FSC के एक मखसूस एकेडमी है जो दादा दरबार के पास, उसका बहुत नाम था। वहाँ पर वो केमिस्ट्री के जो है वो टीचर आते थे और वो सुबह के टाइम भी आ जाते थे, जबकि वहाँ यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में उनकी क्लासें हो रही होती थी, क्लासेस छोड़ के आ जाते थे। होता ये था कि अगर 65-100 बच्चों की तादाद है उसमें ये कॉलेजेस में, तो उसमें से अक्सरों को वो कहते थे कि शाम के टाइम आप हमारे एकेडमी में आके पढ़ें। अब एक क्वेश्चन ये है, क्या सरकारी स्कूलों में ऐसी पढ़ाई नहीं हो सकती कि प्राइवेट एकेडमीज़ में वही चीज़ दोबारा पढ़ाने के लिए बच्चों को वहाँ भेजा जाए? हो सकती है, बिल्कुल। फ़र्क सिर्फ नीयत का है। जिस तरह डॉक्टर हजरात, पेशेंट आता है और उसको वहाँ देखने की बजाय एड्रेस पकड़ा देते हैं प्राइवेट क्लिनिक का कि मैं यहाँ बैठता हूँ, आप आ जाएं, मैं आपको चेक भी करूँगा और प्रॉपर आपका इलाज भी होगा। लेकिन सरकारी अस्पताल में वो चीज़, मेरे ख्याल से दैट्स द पॉइंट जहाँ पर हम गलत हैं, ये पर ये इदारे गलत हैं, ये टीचर्स, ये डॉक्टर्स, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जिस तरह वहाँ प्रैक्टिस होती थी, इस तरह कॉलेजेस में भी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। उसमें क्या हो रहा है कि असातिज़ा जो है बच्चों को माइल कर रहे हैं कि एकेडमीज़ की तरफ आएँ। वजह यह है कि वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे भारी फीसें वसूल की जा रही हैं और ये कल्चर जो है आम हो रहा है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। बहुत अच्छा फ़ैसला है, ताकि ये जो तनख्वाहें ले रहे हैं, ये जो एक डेजिग्नेशन ले रहे हैं, सरकार की मराआत ले रहे हैं, तो डिलीवर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो क्यों नहीं दे रहे? ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर जिसके एवज़ वो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो तालीम और तरबियत वहाँ पे क्यों नहीं इस तरह हो रही है? बहुत अच्छा फ़ैसला है, इनकी लिस्टें बननी चाहिए और इनको शिकंजे में आना चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरी टॉप स्टोरी इरफान मलिक की है। पुलिस रिस्पांस यूनिट जो है ठप होकर रह गई। गाड़ियाँ थानों में खड़ी हैं, एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर तैनात कर दिए गए। 110 गाड़ियाँ लाहौर को मिली थी और नए मॉडल की गाड़ियाँ थी, जिसके अंदर पुलिस जो है वो गश्त करती थी। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए ये काम किया गया था। हमें सड़कों पर नज़र भी आते थे ये लोग गश्त करते हुए। ये फ़ैसला अभी जो है मुअत्तल कर दिया है उनके गश्त का। अब जो है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इनके बकौल के ज़्यादा ख़राब हो गई है और उनको उन एहलकारों को, डारों को ड्यूटियों पर लगा दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक ये है, क्या उनको ड्यूटियों से हटाकर स्ट्रीट क्राइम को जो है वो छुट्टी दे दी गई है, जो जिनको रोकने के लिए ये बनाया गया था? पहले ही स्ट्रीट क्राइम इतना है, स्नैचिंग मोबाइल की इतनी है। अब ये जो 110 लोग कुछ ना कुछ तो कम अज़ कम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कुछ ना कुछ तो हैंडल करते थे, गश्त कर रहे होते थे, नज़र तो आते थे, या एक उनका एक खौफ तो होता था ना। अब वो बैठ गए, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इतनी रिजर्व पुलिस जो है, उनमें से बंदे क्यों नहीं लेके ये सिक्योरिटी पर ड्यूटियाँ जो हैं वो कर सकते हैं? और क्या मतलब VVIP प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी पर जो तैनात एहलकार हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम जगहों पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी नहीं है जनाब। जान और माल चाहे वो किसी VVIP की हो, चाहे वो किसी आम आदमी की हो, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी बराबर है।
उसकी जान भी उतनी ही कीमती है जितनी एक वीवीआईपी की होनी, ये मेरी राय है। ये नहीं कहा जा सकता कि एक आम आदमी जो है उसकी जान इतनी कीमती नहीं, बिल्कुल कीमती है उसकी भी जान। इसीलिए उसी तरह ही वो उसे भी उतनी तकलीफ होती है जितना अगर कोई नुकसान होता है जितना एक बड़े आदमी को होती है। मकसद कहने का ये है कि प्रायोरिटी डिफाइन करनी चाहिए इन्हें। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैं मानता हूँ हमारे लाहौर समेत दीगर शहरों में पूरे मुल्क में यही हाल है, लेकिन इसका ये मतलब है कंट्रोल भी आप ही ने करना है। आप ये नहीं कर सकते कि एक बंदे को उठा के वहाँ लग गया, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। पैसों की कमी है आपके पास, सबसे अमीर हुकूमत होती है, सबसे ज़्यादा पैसा हुकूमत के पास होता है। जब अरबों रुपए के प्रोजेक्ट एक रात में उसकी मनसूबाबंदी हो सकती है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए नई चीज़ें क्यों नहीं इंजेक्ट हो सकती, अपनी इस्तादात क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती, कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों नहीं की जा सकती, रिसोर्सेज क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते। प्रायोरिटी की बात है। जब इनकी तरजीहात इन चीज़ों पर पूरी तरह से हो जाएंगी, फिर आप देखेंगे कि कोई मसला सामने नहीं आएगा। मैं कहता हूँ पुलिस को, अभी भी मैं आपको बताऊँ, मुझे हैरत होती है, मैंने एक गनमैन देखा पुलिस का जिसके पास बोल्ट एक्शन गन थी, यानी एक गोली फायर करके उसको गोली बाहर निकालने के लिए बोल्ट एक्शन करना पड़ता है। ये गन 1985-90s की गन है जो उसमें यूज़ होती है, 7mm आती थी बोल्ट एक्शन, वो गन उनके हाथ में अभी भी है। यानी इसके अंदर सिर्फ 5 से 7 गोली डलती है, जबकि उनके मुकाबिल में जो लोग आए हुए हैं उनके पास M5 और कलाकॉफ और क्लैशनकॉफ जो है उनके पास मौजूद हैं, और ये बोल्ट एक्शन गन लेके अभी भी बैठे हुए हैं। अब ये देखें, आप इस्तेदाद की इनकी बात करते हैं तो इनको जो है वो प्रॉपर इक्विप्ड नहीं किया गया, और इनसे आप बात कर रहे हैं कि इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है ये आपकी उनका मुकाबला करेंगे। गाड़ियाँ इनकी, हमारी खबर थी कि धक्के से स्टार्ट हो रही हैं। चीज़ें प्रायोरिटी पे डिफाइन करने की है। जब प्रायोरिटी डिफाइन हो जाएगी फिर देखिए मामला खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सही। पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हुआ, लाहौर में रिकॉर्ड जुआ खेला गया 70 करोड़ रुपए का। जी हाँ, और ये ऐसा जुआ था जिसमें जवारियों को कुछ नहीं मिला और बुकिये जो थे वो जो है वो कमा गए। होता ये था, अपसेट लगा, बांग्लादेश को एक कमज़ोर टीम समझा जा रहा था, जिस पर जो है वो रेट जो है वो इस तरह का निकला। अभी देखिए लाहौर में भी इस तरह का ये एक पूरा सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर प्रॉपर रेट निकलता है कि आज का रेट इतने पैसे, जैसे इसका बांग्लादेश का 38 पैसे और पाकिस्तान का 1 रुपये, यानी कि मुख्तलिफ रेट होते हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान फेवरेट जा रहा था, जो फेवरेट होगा उसका रेट जो है उसको कम मिलेंगे जीतने पे, जो फेवरेट नहीं होगा उसको ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का रेट निकला शुरू में बहुत ज़्यादा था वो, और जब ज़्यादा रेट निकला तो जितने जवारिये थे वो सब ने यही पाकिस्तान को लगाया, स्ट्रॉन्ग टीम थी। अपसेट हुआ, पाकिस्तान हार गया, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि एक ख़ानदान का चिराग गुल हो गया। एक नायब कासिद जो वहाँ पे यहाँ लाहौरी का रहने वाला है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, उसने अपनी तनख्वाह पूरी जो है वो पाकिस्तान की जीत पर लगा दी, लेकिन पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान हार गया और वह दिल बर्दाश्ता हो के अपनी ज़िंदगी से हार गया और सुबह उसने खुदकुशी कर ली। ये एक देखिए मॉडल, ये एक मिसाल है, ये इबरत की मिसाल है। मैं ये कहूँगा ये इबरत का मुकाम है कि ये उन लोगों के लिए जो जुआ खेल रहे हैं कम से कम इसको देख लें कि ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और पुलिस को भी इस हवाले से मैं कहूँगी इनको सब पता होता है, कहाँ हर जगह पे इनको पता है, और इनकी छतर छाया में जो जुआ हो रहा होता है, ये जो है ना इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आसिफ जाफरी, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर से, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें शहर लाहौर की बात करेंगे, मेरा शहर लाहौर। जी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर रज़ा खान, और हम बात करेंगे लाहौर के टॉप मोस्ट मसले की, जिससे मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और यकीनन आमिर भाई भी बहुत परेशान होंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आमिर, टॉपिक मैं बता दूँ, ट्रैफिक है लाहौर शहर की, जिसमें हम मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय करते हैं, और जहनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो अलग है। क्या क्या कहेंगे आप इस पर? मिस प्लानिंग है, अगर इसको आप ट्रैफिक का कहें तो ये किसका मसला नहीं है। आप चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो गाड़ी में सफ़र करता है या साइकिल पर जाता है या पैदल चलता है, तो ये ट्रैफिक सबके लिए एक मसला है। इसके लिए गवर्नमेंट को जो प्लानिंग करना चाहिए थी वो उन्होंने अभी तक नहीं की है। ये मेट्रो ट्रेन चलाने, मेट्रो बसें चलाने से, ऑरेंज लाइन बनाने से, ग्रीन लाइन बनाने से ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा।
इस मसले की बुनियादी वजह जो है लाहौर शहर के अंदर आप देखें कि जो तजावज़ात हैं वो है। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा, एक के बाद एक रोड के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। आप जितने मर्जी सिग्नल फ्री बना लें, कॉरिडोर्स बना लें, जब तक आप उसका तजावज़ात ख़त्म नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। नया रोड बनाया है इन्होंने जो जिना हॉस्पिटल से क्रीम ब्लॉक की तरफ जाता है, जो मुल्तान रोड लिंक रोड कहलाता है। और कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी सहूलत है, एक बहुत बड़ी बहुत अच्छा ये जब बना था तो इस वक्त वाकई में ये बहुत बड़ी सहूलत थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइड्स पर भी कब्जा होना शुरू हो गया है। फल वाले बैठना शुरू हो गए हैं, चील गोश्त बेचने वाले आ गए हैं, टोपियाँ, एनकें, जैकेट्स और फूल वाले। आप तो खैर खूबसूरत हैं तो खूबसूरत चीज़ों का जिक्र करती हैं। मुझे तो शायद मैं उतना खूबसूरत नहीं हूँ, तो मुझे माशरे में वो चीज़ें नज़र आती हैं जो कि हमारे माशरे में एक बदनुमा दाग हैं। और वो चीज़ें जो हैं वो ऐसा, यही कनाल रोड का हाल किया इन्होंने, और अब यही हाल जो है वो उस रोड का भी होने जा रहा है। दूसरा मिस प्लानिंग ये की कि आपने जिना हॉस्पिटल से क्रीम ब्लॉक तक तो उसको सिग्नल फ्री कर दिया, क्रीम ब्लॉक पर जाकर उसको आपने जो है वो एक सिग्नल लगा दिया। अब सारा ट्रैफिक का बर्डन जो है वो उस पर रुक जाता है। अगर आप उसी को वादत रोड से डाइवर्ट करते और फिर जो टोटल का पंप है उससे उसको वापस लेते ट्रैफिक को, तो ना वहाँ पे ट्रैफिक का रश होता। प्लानिंग करते हुए सोचते नहीं है। हमने इसी तरह से जब वादत रोड वाली जो दूसरी लिंक बनाया था, जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल से गुजरता था, और उसको हमने चाहा था कि वहाँ पे उसकी तब्दीली की जाए। ये इस दौर की बात नहीं है, मियां आमिर महमूद के दौर में हुआ था ये काम। उसमें भी वही एक सिग्नल जो है वो सारी ट्रैफिक का बर्डन, पीछे से आप उसको सिग्नल फ्री लेके आते हैं, जब आप वहाँ पर आते हैं तो ट्रैफिक का बर्डन या दबाव जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और जो बढ़ते बढ़ते फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्कूल टाइम, ऑफिस टाइम में ये बहुत ज़्यादा होता है। आपने जेल रोड बना दी, लेकिन आपने उसकी ये प्लानिंग नहीं की कि मजांग के पास से जब ये ट्रैफिक डाइवर्ट होगी तो उस वक्त रश का क्या करेंगे? बॉटलनेक्स बन जाएंगी, आप उसको किस तरह से आपने जो यू टर्न्स बनाए वो छोटे बनाए या उनको गलत बनाया? अच्छा, मुझे लगता है अभी जो आप जिस रोड की बात कर रहे थे जो इलामा इकबाल साइड पर बनी है, उस रोड का मॉडल उन्होंने जेल रोड पर बनाने की कोशिश की, और एग्जैक्ट वही लग रहा है कि यू टर्न्स खत्म किए, सिग्नल फ्री कर दिया। वहाँ जगह बहुत ज़्यादा थी, वहाँ कंफर्टेबली वो सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ जगह कम थी, कमर्शियल एरिया था, उस तरह से नहीं चल सकता था। सीमल देखें, सॉलिड काम करने के लिए ना आपको विजन की ज़रूरत होती है। आपने काम करना होता है अगले 25, 30, 50 साल के लिए। जब आप काम करेंगे कि हमने बस एक रोड बनाकर उसका नाम रखना और एक उस पर तख्ती अवेजा करनी है, और जल्दी जल्दी में आप कहेंगे PHS इसको खूबसूरत भी बना दें, तो वो ना खूबसूरती आएगी ना वो सहूलत बनेगी। सहूलत बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। आप जब एक अंडरपास बनाते हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि जो इससे अगला सिग्नल आएगा उस पर ट्रैफिक का दबाव किस हद तक चला जाएगा। अब आप देखें जिना हॉस्पिटल पे जो एक सिर्फ सिग्नल है, उस सिग्नल पर 1 घंटे से पहले किसी की बारी नहीं आती है। स्कूल टाइम पे और मैं ऑफिस टाइम पे, मेरा रोज का रूट है, तो मुझे ये प्रॉब्लम बाकी शहरियों की तरह मुझे भी है कि जब मैं सुबह आमना को छोड़ने जाता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन उस सिग्नल को सिग्नल फ्री बड़ी आसानी से किया जा सकता है, नजर भी आता है, जगह भी मौजूद, और आप करेंगे नहीं। जब आप पूरा कॉरिडोर आप सिग्नल फ्री बनाकर एक सिग्नल बना देंगे तो मुझे बताएं जो ट्रैफिक का बहाव मुसलसल आ रहा है वो एक सिग्नल पे जमा होता जाएगा, और जब ये जमा होता चला जाएगा तो आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। चाहे आप 4 वार्डन लगा दें, वो दबाव कभी कम नहीं होगा। स्कूल कॉलेज टाइम पर वो दबाव। अच्छा, यहीं से मैं बात का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। एक और पॉइंट है जहाँ पर जब आप चले जाएं, जब आप पीक आवर्स में खास तौर पर जब चले जाएं, आप वो 2 मिनट का सफ़र कम से कम 25 मिनट से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा लग सकता है, इससे कम नहीं लगेगा उसको तय करते हुए। मैं बात कर रही हूँ धर्मपुरा ब्रिज क्रॉस करके जो चबूचा फाटक वाला है, रॉयल पाम के सामने से जो गुजरता है। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी आमिर भाई, वो पॉइंट भी आपको पता कनाल रोड की बात कर रहा था, तो मेरे जहन में भी वही इलाका आया था जिसका आपने जिक्र किया है अभी, और वहीं पर ये प्रॉब्लम है। वहाँ एक तो क्रॉसिंग्स बहुत हैं, उसके लिए चले शुक्र है कि अब इनको ख्याल आया कि कोई अंडरपास या ओवर ब्रिज बनेगा, उसके लिए कोई फंड भी इन्होंने रख दिए हैं। लेकिन जो असल मसला है वही तजावज़ात। लेकिन कैसे बनाएंगे? आप सोचे GT रोड की तरफ ऑरेंज लाइन का काम हो रहा है, वहाँ पर पूरी रोड्स उखेड़ के रखी हुई है, उसका जो प्रेशर है वो कैनाल रोड पर आ गया। कैनाल रोड तोड़ना शुरू कर दिया तो कैंट की साइड पर जाएगा प्रेशर, और कैंट की साइड पर भी 5 अंडरपासेस बनाने का मंसूबा। ये करना क्या चाह रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं। ये लाहौर को सोच के मेरा सर दर्द, ये लाहौर को उधेड़ना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि ये 2018 तक जो है जो भी गवर्नमेंट उसके बाद आए उसको एक टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और रोड्स उनको सही तरीके से ना मिले। ये काम मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन चले अगर वो बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक का किसी हद तक जो है वो दबाव कम होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें हमारी जो ज़िली हुकूमतें हैं
उनको तजावज़ात पर अब काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपने चौबुजा का जिक्र किया तो मैं अंदरून शहर का जिक्र ज़रूर करूँगा। एक सर्कुलर रोड अंग्रेज़ के ज़माने में बना था और वो आज तक सिर्फ तजावज़ात की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक रहता है सुबह से लेकर शाम तक, किसी वक्त भी आपके चले घर जाएं। के पास की बात कर लेते हैं। पीआईए मेन बुलेवार्ड जो है वहाँ पर 3-4 रोया सड़क बनी, नई सड़क बनी और बड़ी शानदार सड़क बनी। अब 2-2 लेन्स जो हैं उसमें वो पूरी, एक लेन में तो पूरी पार्किंग है, दूसरी लेन में लोग खड़े हुए हैं, रेडियाँ जा रही हैं, सब कुछ जा रही है, और एक लेन में आप गाड़ी चला रहे हो। करना क्या चाह रहे हैं ये चीज़ समझ नहीं आती। लेकिन किस तरह, मतलब क्या हुकूमत की संजीदगी नहीं है तजावुज़ात ख़त्म करने में? ये चीज़ मुझे भी समझ आती है, आपको भी आ रही है, हम बात भी कर रहे हैं, हुकूमत को भी समझ आती होगी, क्यों नहीं ख़त्म करा? ये हुकूमत किसी हद तक, वो जो लोग कहते हैं ना कि शोबाज हुकूमत है, वो शायद नाम बिगाड़ना चाहते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, लेकिन ये शोबाज हुकूमत है। मतलब शोबाजी में ज़्यादा रहती है। जो चीज़ें नज़र आती है, शोशा हो जिसकी, कि ऑरेंज ट्रेन चलेगी तो यूरोप लगेगा, वो ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आता है, ये उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जो बुनियादी मसाइल हैं जो ट्रैफिक को हल कर सकते हैं, उनकी तरफ उनको हल तलब नहीं करते। और आप यकीन करें अगर वो ये छोटे छोटे मसाइल हल कर दें तो इनकी हुकूमत को बहुत मजबूती मिल सकती है, क्योंकि आवाम चाहती है उनके छोटे आपका ट्रैफिक का 80% मसला जो है ये तजावज़ात से हल हो सकता है। और ये वो तजावज़ात हैं जो जिनको मोबाइल तजावज़ात कहते हैं। जो एक रेडी है, गधा गाड़ी है, एक पिकअप है, वो ला के खड़ा करते हैं, कोई बिरयानी बेच रहा है, कोई टमाटर बेच रहा है, कोई संतरे बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ट्रैफिक का दबाव जो है वो उस पर आता चला जाता है। एक गाड़ी को रुकती है अपनी शॉपिंग के लिए तो पीछे गाड़ियों की लाइनें लग जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको याद होगा चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में एक मॉडल बनाया गया था कि एक जगह मुख्तस की जाएगी बहुत बड़ी, जहाँ पर रेडी बाजार लगा दिया जाएगा, जितने ये वेंडर्स हैं वहाँ जाकर अपनी चीज़ें फ़रोख्त कर सकते हैं। इस हुकूमत ने उसको ओनरशिप ही नहीं दी, हालांकि वो एक अच्छा मंसूबा था। ये तजावुज़ात बहुत हद तक कम हो सकती थी। लेकिन जो भी हुकूमतें आती हैं वो अपनी पॉलिसी लेके आती हैं। आप चौधरी परवेज़ इलाही का आपने नाम लिया तो वार्डन सिस्टम, बेहतरीन सिस्टम चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में मिला। आप ये देखें सर्जिकल टावर का मामला जमुई हॉस्पिटल का, आप लोगों ने भी बहुत दफ़ा उसको डिस्कस किया है। जाहिद चौधरी भी उस पर बोलते और लिखते रहते हैं। वो क्योंकि परवेज़ इलाही ने शुरू किया था, लिहाजा ये ख़त्म उसको कभी नहीं बनने देंगे। क्योंकि बनेंगे तो वो लोग कहेंगे का क्या हाल कर दिया इन्होंने। ये इसी तरह से बाकी मनसूबे, हुकूमतें आती और जाती रहती हैं। ये हमें, हमारे मियाँ बरादरान को, ये चौधरी साहबान को ये सोचना चाहिए, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, जो काम है अब वो लोगों की वेलफेयर के लिए। लेकिन यहाँ पर जो वो शोबाज किस्म की हुकूमत है, वो अपनी शोबाजी के चक्कर में कि जो इन्होंने मनसूबा बनाया है वो 2018 तक मुकम्मल हो जाए, बाहर में जाए। जो पब्लिक वेलफेयर का कोई मनसूबा चौधरी परवेज़ इलाही ने शुरू किया था वो मनसूबा मुकम्मल ना हो। इसी का शाखसाना है कि एक के बाद एक मसाइल जो हैं वो पैदा होते रहेंगे। आप ऑरेंज ट्रेन चला लें, ग्रीन चला लें, पर्पल चला लें, मियाँ साहब जब तक आप तजावज़ात ख़त्म नहीं कराएंगे लाहौर शहर से, उस वक्त तक कोई मसला हल नहीं होगा। तजावुज़ात ख़त्म हो जाएं और दूसरी तरफ जैसे आपने अंदरून शहर की बात की थी, पार्किंग प्लाजास बन जाए, वहाँ पर ट्रैफिक खुद ब खुद स्मूथ हो। पार्किंग प्लाजा बना, डी पॉइंट प्लाजा बना रंगमहल में। और अगर इस वक्त भी हुकूमती अरकान सुन रहेंगे तो आप जाके देखें कि आपने पार्किंग प्लाजा बनाया, उसके नीचे दुकानें बनाई, उन दुकानों वालों ने 50-50 फुट रोड ले ली है। किसी ने बच्चों की जो ट्राईसाइकिल्स हैं वो रख ली हैं, किसी ने वॉशिंग मशीन्स रख ली हैं। मैं 50-50 फुट कह रहा हूँ कि उस रोड को 50-50 फुट उन्होंने ले लिया, उन दुकानदारों ने। उसके खिलाफ किसी ने एक्शन लिया नहीं, क्योंकि बत्ता लिया जाता है वहाँ से। आपकी ज़िले हुकूमतें, आपके जो भी एहलकार हैं वो उससे बत्ता लेते हैं, इसलिए वो उनको हटाते हैं। और हमारा मकसद यहाँ पर डिस्कस करना ये है कि जितने हमारी अकल के मुताबिक, हमारी समझ के मुताबिक सोल्यूशंस हैं हम आपको दे रहे हैं, क्यों नहीं सोचते, उन पर गौर करें और आवाम को सहूलत ज़रूर फराहम करें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले आपको सेल्स और प्रमोशंस बताएंगे शहर भर में जो लगी हैं, ताकि आप अपने पैसे बचा सकें बचत बाजार में। जी, तो सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जी फुटलेब, और फुटलेब पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट है मेरे पास ऑरिजिन्स पर 50% तक ऑफ। हाइपर स्टार अगर आप जानें तो वैसलीन इंटेंसिव केयर 200 ml रिटेल प्राइस है 265, प्रमोशनल प्राइस 205, 60 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। निविया क्रीम है 150 ml रिटेल प्राइस 215, प्रमोशनल प्राइस 149, 66 रुपीज़ आप बचा सकते हैं।
और अब ओपन मार्केट का रुख करेंगे, जहां से सब्जियों और फलों की हम बात करेंगे। अपना सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। मरियम फयाज हमारे साथ मौजूद है मुगलपुरा से, उनसे जानेंगे सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रही हैं। मरियम बताइएगा, सरकारी नेकनामा पहुंचा या नहीं, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? इस वक्त मौजूद है मुगलपुरा सब्जी मंडी में, और अगर सरकारी निर्देशनामे के मुताबिक सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सब्जियों में आलू जो है वो 14 रुपये किलो, प्याज 35 रुपये किलो, टमाटर जो है वो 31 रुपये किलो, लहसुन देसी जो है वो 139 रुपये किलो, लहसुन चाइना 241 रुपये किलो, अदरक 55 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो बैंगन है वो 36 रुपये किलो, मूंगरे 38 रुपये किलो, करेले 102 रुपये किलो, लीमू देसी 85 रुपये किलो, मेथी 19 रुपये किलो, बंद गोभी 13 रुपये किलो, सब्ज मिर्च 62 रुपये किलो, अरबी 48 रुपये किलो, मूली 10 रुपये किलो, टिंडियाँ जो है वो 22 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही हैं। सार्फिन का कहना है कि सब्जियों की कीमतें जो है वो उनका सरकारी जो रेट है वो तो बहुत मुनासिब है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया इन पर अमल दरामद करवाने में अक्सर नाकाम नज़र आती है। उनका कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि जो रेट सरकारी दिया जाता है उसी पर अमल दरामद करवाया जाए और उसी के हिसाब से ये सब्जियाँ फ़रोख्त भी की जाएँ। अगर म्यार की बात की जाए तो सार्फिन का कहना है, उनके कुछ मिले जुले तासुरात हैं। कुछ कहते हैं कि म्यार बहुत अच्छा है, जबकि अक्सर का कहना है कि म्यार इतना अच्छा नहीं होता, म्यार नाकस होता है। अगर सब्जियों की कीमतें कम होती हैं तो म्यार पर भी खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इस हवाले से हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया दोनों को इस मसले पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि सार्फिन को कीमतों के साथ साथ म्यार भी मुनासिब फराहम किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया। मरियम फयाज हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ज़ेनिथ शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में, और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में, मटन कीमा 960 में। ग्रामीण रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 127 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 184 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो बेबी बैक टी आपको मिलेगी 599 में, रेड स्नैपर 599 में, फ्रोजन पिंगासिस फिश फिलेट्स जो है वो आपको मिलेंगे 399 में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 77 रुपये दर्जन, थोक से 75 रुपये और गोरमे से 76 रुपये। और अब डिफरेंट मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे हम, डिफरेंट सिनेमा घरों में शामिल करेंगे टुडेज डायरी। जी, आपको बताते चलें, बचाना लगी हुई है 2:30 बजे और 10 बजे सिनेस्टार में, 4 बजे और 10 बजे सुपर शबिस्तान में। डेडपूल लगी हुई है 12:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में, 7:30 बजे सिनेस्टार में। सनम रे 2:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। गॉड्स ऑफ इजिप्ट 3:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में, 2:30 बजे, 5 बजे और 10 बजे सिनेस्टार में। और जी, लवशुदा लगी हुई है 5 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में, लंदन हैज फॉलन 12:30 बजे, 5 बजे, 8 बजे सिनेस्टार में। जय गंगा जल सिनेस्टार में लगी हुई है 12:30 बजे, 3 बजे, 7:30 बजे। और ज़ूटोपिया लगी हुई है जी 6 बजे सिनेस्टार में। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ बचाना मूवी, जो आजकल सिनेमा घरों की जीनत बनी हुई है और आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। जिन्होंने देखी है, जिन्होंने नहीं देखी, उनको डेफिनेटली जाकर देखना चाहिए। उस मूवी के हवाले से हम बात करेंगे। उस मूवी के डायरेक्टर नासिर साहब और अदील हाशमी स्टार हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गपशप लगाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में दो ऐसे स्टार्स मौजूद हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा
कारनामा सर अंजाम दिया और वो कारनामा सबको बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मैं एक मूवी की बात कर रही हूँ जिसमें जो हीरो हैं वो एज अ हीरो उनकी फर्स्ट मूवी है, हीरोइन की एज अ हीरोइन फर्स्ट मूवी है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर फर्स्ट मूवी है, विलन की एज विलन फर्स्ट मूवी है। सो ये फर्स्ट टाइमर्स की मूवी जो है वो हिट हो गई है जी, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, सिनेमाघरों की जीनत भी बनी हुई है। सबसे पहले मैं जिनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी वो एक्टर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, टीचर भी हैं, टेलीविजन के लिए उन्होंने बहुत काम किया और उनको हम लूसी के नाम से भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मूवी के विलन अदील हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अदील आपके? बहुत ज़बरदस्त, आपके हाल कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे साथ मौजूद हैं, बचाना मूवी की मैं बात कर रही थी, नाम बताना मैं भूल गई लेकिन आपको पता लग गया होगा, बचाना मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद है नासिर खान साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नासिर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कांग्रेचुलेशंस। मूवी जो है इट्स अ बिग हिट और लोगों को जेन्युइनली पसंद आ रही है। आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अदील आपसे स्टार्ट करेंगे। दो मुख्तलिफ चीज़ें, एक तो ये कि फर्स्ट मूवी थी और एज अ विलन फर्स्ट मूवी थी, तो मुझे जब नासिर ने स्क्रिप्ट दी कि भी ये पढ़ लें और ये रोल करना है, तो मैंने कहा मुझे ज़ुबानी पहले बता दूं क्योंकि मैंने तो ना ही करना है, मैंने तो मूवी करनी नहीं है। अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ अपने टेलीविज़न की दुनिया में। तो उसने कहा कि वो नेगेटिव रोल है। अच्छा, अब ये मुझे बहुत सालों से जानता भी है, ये नहीं कि मुझे जानता नहीं है। तो मैंने से पूछा कि आपको पूरे पाकिस्तान में अपनी फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर के लिए वो शख्स मिला है जिसको कोई नहीं मानेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, जिसको कोई नहीं मानेगा कि ये नेगेटिव है। तो उसने कहा जी बिल्कुल इसीलिए आपसे ये कराना है क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप ये कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं। मैंने कहा आपकी पूरी फिल्म जो है वो है तो हीरो हीरोइन की, लेकिन विलन एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें एक कैरेक्टर होता है। हाँ। तो ये ना हो कि वहां कोई वाज़ेह लूसी की तो लेकिन उसका एक फेथ कह लें या ट्रस्ट कह लें, जो कि मेरी इंस्पिरेशन थी इस बात पे कि अच्छा मैं आई वांट टू ट्राई इट, और फिर मैंने कोशिश की। अच्छी बात ये है कि हम सब फर्स्ट टाइमर्स ने फिल्म की दुनिया भी अब नहीं है पाकिस्तान में, आज से 5, 6, 7 साल पहले इतना जोर नहीं था, बहुत जोर है, सिनेमाज नए आ रहे हैं। हाँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि हॉलीवुड की फिल्म लगी हो, बॉलीवुड की फिल्म हो, $multi-million फिल्म लगी हो, लेकिन जो भी पाकिस्तान की फिल्म लगी होती है वहां भी लोग वैसे ही आ रहे होते हैं देखने के लिए उसको, जैसे बाकी जगहों में जा रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओनरशिप जो है वो तो हमारी कौम में बहुत ज्यादा है। नासिर आपकी तरफ आएंगे, पहले तो मैं अदील ने जो बात की उसी को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि आप किस तरह गए इनके पास और क्या शुरू से ही जब आपके पास वो आई है मूवी आप देख रहे हैं तो आपके जहन में था कि अदील जो है वो ये एक्चुअली मैंने रियल लाइफ में जानता हूँ और रियल लाइफ में बहुत सीरियस और बड़े एक सीधे मतलब मिजाज के आदमी है, बड़े विलन टाइप आदमी है ये रियल लाइफ। तो मैंने कहा जैसे आप हैं वैसे हो जाए तो काम हमारा हो जाएगा। विलन टाइप हो। एक और मजे की बात ये है जो बहुत लुत्फ आया करने में, मुझे इसको याद भी होगा नासिर को, कि अभी हमने फिल्म शूटिंग स्टार्ट करनी थी, अभी मेरे सीन्स नहीं हुए थे, तो हमने बहुत सारे रेफरेंसेस देखे डिफरेंट विलन्स के कि किस तरह का विलन पोर्ट्रे करना चाहिए। अच्छा। तो मेरा एक तरीका था, मैं कहा मैं इसको ऐसे करता हूँ इंटरनली कि वो क्या सोचता है। इसने कहा नहीं आप जरा से इस तरह से सोच के ये करें। तो हमारी काफी डिबेट इसके ऊपर हुई एक दफा, और मॉरिशस के बीच के ऊपर वॉक हो रही है और हमारी बहस हो रही है। मैं कहा नहीं इसको जरा यूं होना चाहिए विलन को, कहते नहीं जरा यूं होना चाहिए। तो एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ने मुझे बहुत हेल्प किया इंटरनली प्ले करते हुए। बिल्कुल सही। अच्छा अदील, मुश्किल था मूवी डायरेक्ट करना और ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब फर्स्ट टाइमर्स हैं, आप खुद भी, सो कोई एक्सपीरियंस्ड उस तरह से लोग नहीं हैं, सो हाँ, लेकिन तो जी हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा थी। हमने काफ़ी ज़्यादा इसकी मतलब हमने प्री प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मतलब वक्त लगाया था, ताकत लगाई थी, सोचा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम मॉरिशस जा रहे थे तो इकट्ठा हमने सोचा था कि एक जगह जब और उसमें बेनिफिट भी ये हुआ कि इकट्ठे थे, एक्टर करीब ही थे हमारे, वो कहीं इधर उधर जा नहीं सकते थे, अवेलेबल थे टाइम पे एक जगह हमने बंद कर दिया था उन्हें। अच्छा। तो वो हमारे लिए एक चीज़ फायदेमंद भी रही, और एक जगह इकट्ठे एक गो में करना, उसमें ये था कि हम वो काम कर गए। अगर होता है कि ब्रेक्स में जब होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कंटिन्यूटी रखना। हम सारों को पता है एक ही गोल लेके गए हुए हैं तो वो अचीव करना। अच्छा, मैंने सुना है आपने बड़ा टफ टाइम दिया, सुबह 4-4, 5-5 बजे आपने लोगों को उठाया है और काम कराया है। मोहिब और सनम तो बता के गए हैं, दिल आपके लिए टफ था? नहीं, मेरी बहुत बचत थी क्योंकि मुझे एक बीमारी ये है कि जब मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ जितनी लाइंस मेरी कम हो मैं बहुत खुश होता हूँ कि मुझे बहुत कम काम करना पड़ता है। मेरी लाइंस क्योंकि बहुत कम थी, तो सुबह 4 बजे का तो कोई सिलसिला नहीं था। हाँ। लेकिन एक मैं बात ऐड कर दूँ मोहिब की और सनम की, एक तो ये कि इतने ज़्यादा वर्किंग आवर्स एक्टर्स के लिए, वो कुछ दिनों के बाद फिर बॉडी और माइंड ना थक जाते हैं, आपको फ्रेश आइडियाज आपको नहीं आते। हाँ। तो उसको सस्टेन करना ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी उन दोनों की एक खास बात यह कि चूंकि दोनों ने थिएटर बहुत किया है, इकट्ठे नहीं किया, अपने अपने तौर पर किया है, तो जो ट्रेनिंग है थिएटर की वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आएगी, उनकी टाइमिंग, उनकी एनर्जी, उनकी केमिस्ट्री। और अगर आप
छोटी छोटी उनकी मूवमेंट, छोटे छोटे जेस्चर, छोटी छोटी नुआंसेस देखें परफॉर्मेंस की, जो 2-3-4 दफा अगर आप मूवी देखें, जो हमने देखी बैक टू बैक प्रीमियर्स थे बहुत सारे, हालांकि मुझे पहले दिन के बाद हुआ कि बोर हो जाएंगे यार, कल दोबारा देखनी है, लेकिन उसमें कोई नई चीज देखी उनकी परफॉर्मेंसेस में। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि दोनों ने कि थिएटर का जो एक्सपीरियंस और ये चीज मैटर भी करती है। और आपको पता है हमारी ऑडियंस इतनी चालाक हो चुकी है, अब लोग जो हैं वो बड़े चालाक हो गए हैं, छोटी छोटी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं। ये अब के चालाक नहीं हुए, लोग बहुत पुराने चालाक हैं। हमारे जो फिल्म मेकर्स, पहले के फिल्म मेकर्स थे, उनमें बहुत सारों को इस बात का इल्म नहीं था कि लोग चालाक हैं। अब लोगों को समझ में आ रही है फिल्म मेकर्स को, भाई ये तो बहुत चालाक है, उनको अच्छी चीज देंगे तो ये पसंद करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें वो पिक कर रहे होते हैं एक्चुअली कि इवन इनका एक हम छोटा सा हमने रखा था कि अपना जो गला है उसे हल्का सा वो करते हैं ना, इनका एक कैरेक्टर ट्रेट रखी थी, तो वो कुछ जगह इतने लोगों ने आके मुझे बताया कि यार वो जो पॉइंट था वो उससे बड़ा फील होता है, जो साउंड इफेक्ट आया इस तरह, तो लोग ये डिटेल्स देखते हैं एक्चुअली आजकल। सही, मतलब एक पॉइंट, मैं आई हैव सीन द मूवी, आई वाज देयर ऑन प्रीमियर, एंड एक पॉइंट था व्हेन यू वर लाइक जस्ट स्टेयरिंग, यू वर सो सीरियस, फ्लैट फेस, एंड यू वर जस्ट स्टेयरिंग, एंड यू लुक्ड सो मतलब जेन्युइनली रियल कि मैं परेशान हो गई कि यार ये लूसी है, मतलब ये वही है जो हमें हंसाते हैं टीवी में। सो मुझे अच्छा, बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात इसलिए की है कि कराची में जब प्रीमियर हुआ तो एक हमारा दोस्त जो बहुत बड़ा डायरेक्टर है पाकिस्तान का, मैं बहुत फैन भी हूँ उसका बहुत सालों से, वो उससे मैं मिला, मैंने कहा भी उससे पूछूं मैं, क्योंकि वो जो पुराने दोस्त होते हैं वो तनकीद करते घबराते नहीं है ना, नए दोस्त तो मुलायमत में कहते हैं हाँ अच्छी थी, पुराने दोस्त तो फिर कोई लिहाज नहीं करते। तो उसने एग्जैक्टली मुझसे बात की कि जो सबसे मुझे मजे की बात लगी तेरे कैरेक्टर में वो ये थी कि जब तू देख रहा होता है तो जहन में क्या चल रहा होता है, तो मुझे लगता है तो मैं वो फील कर रहा हूँ कि इसके जहन में कुछ चल रहा है बंदे के। तो आई थिंक दैट वाज वो एक्सप्रेशन, वो फ्लैट फेस में भी वो एक्सप्रेशन, आई थिंक वो टिप मुझे वैसे डायरेक्टर्स की तरफ से आई थी कि वो सोचता क्या है वो बंदा, हालांकि कहना उसने कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप वो भी अगर इतनी डिटेल में काम किया हो डायरेक्टर ने या राइटर ने, तो फिर हमें भी काम करने का बहुत लुत्फ आता है। अच्छा नाज़िर, ऑन सेट सबसे ज्यादा तंग किसने किया? आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक रिक्वायरमेंट थी, एक चीज़ करनी थी, वक्त भी 17-18 घंटे 16 घंटे, आपको पहले दिन शूटिंग के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि मुझे इसी लेवल ऑफ एनर्जी पे काम करना है, मुझे हर रोज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि 30-35 दिन हमारी शूट चलनी है। सो आई थिंक कि मैंने बहुत तंग किया, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी कि इस तरह करना है, उस तरह। वो हमने देखा है, वो जो बिहाइंड द सीन चल रहे हैं, कभी अदील चेयर पे बैठ के सो रहे हैं और मोहिब जमीन पर लेटकर सो रहे हैं कि डायरेक्टर साहब से हम बच जाएं किसी तरह, तो वो और सनम और मोहिब का भागना इतना ज्यादा है फिल्म में, और लिटरली वो भागे हैं, और वो आपको पता है कभी एक सीढ़ियां हैं पूरी नीचे आना है, 4-4 टेक्स लेनी है, सो उन लोगों को क्रेडिट है कि उन्होंने बहुत एफर्ट किया। और आई एम श्योर इट्स अ टीम वर्क, लाइक आप जब एक एज अ टीम काम करते हैं तो वो जो आउटपुट है उसका वो डेफिनेटली बहुत अच्छा आता है। नाज़रीन, इस पर हम मजीद बातें भी करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अदील, आपकी तरफ में आऊँगी, बहुत सी टीवी सीरीज़ की हैं आपने और बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड भी सेट हो जाता है, एक एक्टर का ट्रेडमार्क सेट हो जाता है कि यार ये हंसाने के लिए आए, ये हंसा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आजकल के दौर में किसी को हंसा दिया आपने तो नेकी भी कमा ली और बहुत मुश्किल काम होता है। डिफरेंट तरह से एक्ट करना और नेगेटिव रोल मतलब करना, उसमें मुझे अभी तक ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। हाउ इज़ इट, आपके लिए कैसा था, मतलब डिस्पाइट ऑल द फैक्ट्स आपके लिए कैसा था? एक्चुअली मुझसे बहुत सालों से लोग ये पूछते हैं कि आम जिंदगी में ऐसे ही हैं, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ। बहुत से लोग जो हैं वो टेलीविजन पे और होते हैं और बस होते हैं, आप भी ऐसी होंगी गालिबन, टीवी पे कुछ और होंगी, पीछे कुछ और होंगी। लेकिन मुझे चूंकि शौक ह्यूमर का बहुत था टेलीविजन और टीम हमारी इतनी अच्छी बन गई बहुत सालों से, तो फिर मज़ा उसमें बहुत आया। तो सीरियस काम की तरफ, सीरियस से मुराद ये है कि जो टेलीविजन के ऊपर मेलोड्रामा जिसे कहते हैं वो मैंने किया ही नहीं, और मुझसे वो जो होता है मुझसे बर्दाश्त भी वो नहीं होता। अच्छा। फिर जब ये चैलेंज आया तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो इंटरनली मेरा ये था कि क्या मैं ऐसा बंदा हूँ, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी एक्चुअल स्ट्रीक है जो ये बंदा है। हाँ। क्योंकि अगर वो नहीं है तो जो ऑडियंस है जो बड़ी होशियार आपने कहा हो गई है, वो फौरन पकड़ लेंगे कि आप सही कर रहे हैं या नकली कर रहे हैं। एक्चुअल लाइफ में जो है वो थोड़े विलेनिश हैं। मैं एक्चुअल लाइफ में टोटल विलेनिश हूँ। मैं बहुत थोड़ा सा फनी हूँ लेकिन बहुत ज्यादा विलेनिश हूँ। ये तो फिर आपकी मिसेस से पूछना पड़ेगा, ये तो उनको वो बिल्कुल तायद करेंगे इस बात को। बुलाना पड़ेगा कि अंदर की बातें जो है ना वो वहाँ से नहीं, वो आएंगी तो सब अंदर की बातें बता देंगे, तो उनको फोन पे पूछ लें उनसे। हाँ, ये वैसे दैट्स अ गुड आइडिया। अच्छा नाज़िर, मूवी बनाई 35 डेज में, आपने उसको शूट किया मॉरिशस में, बाहर शूट कर रहे थे, मुश्किल भी था। बिहाइंड द सीन लोगों को, मतलब एक्टर्स को खास तौर पर फ्रेश रखने के लिए ऑब्वियसली आपको ही सोचना पड़ता होगा, जैसे दिल ने कहा कि मुश्किल हो जाता था
जब लॉन्ग आवर्स काम कर रहे हो, so किस तरह से मैनेज किया? एक तो जगह इतनी अच्छी थी कि थोड़ा सा वो हेल्प करती थी हमें। जैसा मॉरिशस एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत आइलैंड है, तो कुछ जगह जहाँ आप जाते हो तो आप वो 5 मिनट वो जगह देख के थोड़े से रिफ्रेश हो जाते हो। बाकी ये था कि हम तो बहुत मुश्किल, सनम और मोहिब को क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने अपनी एनर्जी रखी, अपना स्टैमिना, वरना मतलब जितना हमारा टफ स्केड्यूल था, ब्रेक डाउन होना आसान था। हाँ, होता था कि कभी कभी फिर हम उन्हें थोड़ा ज़्यादा सोने देते थे, लेकिन क्योंकि हमारा इतने ऐसी एक पेस पे चल रहा था काम, हमने इतना ज़्यादा उन्होंने हमें ज़्यादा फैसिलिटेट किया, मैं ये कहूँगा, बजाय कि हमने उन्हें करना सारी चीज़ में। अच्छा दिल, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, आपने ये इंडस्ट्री, ये फील्ड किस तरह से चूज़ की? लाइक इसने आपको चूज़ किया या आपने इसको चूज़ किया? नहीं, मेरे ख्याल से इसने मुझे किया। मुझे एक तो मैं गालिबन क्लास 1-2 में था, मैं तब से टीवी के एड्स करता था, क्योंकि मेरी फैमिली वाले कुछ करते थे, तो मैं चाइल्ड स्टार उस वक्त भी था। उसके बाद पढ़ाई लिखाई का मुझे को बहुत ज़्यादा शौक नहीं था। मेरा जो बड़ा भाई है वो डॉक्टर है, उसको बहुत शौक था। तो मैं वो काली भेड़ था कि पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं था। फिर जब मैंने मास्टर्स कर लिया, और वो मैंने अपनी अम्मा के कहने पे किया, क्योंकि अम्मा ने मुझे ब्लैकमेल किया कि भाई तुम मास्टर्स की डिग्री करने के बाद जो झक मारनी है मार लेना। तो मुझे याद है, मैंने MBA की डिग्री जब मुझे मिली तो मैंने अम्मा के हाथ में रखी, जैसे गालिबन उनकी डिग्री है, और उनसे कहा कि अब मैं जो चाहता हूँ वो करूँगा। कहा आप तुम कर लो। तो मुझे और कभी मैंने कुछ नहीं सोचा कि कोई और किया जाए काम, कोई कारोबार किया जाए, कोई प्रोफेशन और रखा जाए, कभी सोचा भी नहीं। लेकिन खुशकिस्मती ये थी उस वक्त कि जब काम शुरू किया मैंने भी, टीम ने भी, इसमें जवाब भी है, फैसल भी और दोस्त भी हैं, हम लोग ग्रेजुएट ऐसे मौके पे हुए मिड 1990s में कि जब प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल पाकिस्तान में मीडिया का आ रहा था, तो हमें वो बड़ा एडवांटेज हो गया कि हम जब काम शुरू ही किया तो प्राइवेट सेक्टर की हमें एक सपोर्ट मिल गई। तो बस फिर उसके बाद, और फिर जो इस फील्ड में आ जाए वो फिर ये फील्ड फिर छोड़ती नहीं है, छोड़ते नहीं है। अच्छा, आप लोग इकट्ठे कैसे थे? मतलब फैसल, जवाद और NCA टाइम से भी और उसके बाद भी किस तरह? महज इत्तेफाक से, हालांकि हमने इतने अदवार साथ देखे हैं, कभी कामयाबी होती है, कभी नई चीज़ अच्छी बनती, कभी पैसे होते हैं, कभी पैसे नहीं होते, कभी शादी होती है, कभी बच्चे होते हैं, बहुत से अदवार साथ देखें। लेकिन ये बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी दोस्ती जो है वो 20-25 साल से तो ज़्यादा ही हो गए, और काम हमने पहला काम भी इकट्ठे किया था आज से कोई 20 साल पहले, और लास्ट काम जो किया था कुछ दिन पहले वो भी इकट्ठे किया। तो वो आई थिंक उसकी एक चीज़ ये है कि एक दूसरे से हमेशा हमने सपोर्टिव काम एक दूसरे को किया। हमने कभी दूसरे को वो कोई टांग खींचना, कोई कैंची करना कि मुझे पैसे ज़्यादा मिलने या मेरे शॉट्स ज़्यादा हों, वो कभी नहीं किया। उसकी वजह ये है कि हम सारी हड हराम है, तो सारी चाहते हैं कि दूसरे का काम ज़्यादा, हमारा काम कम हो। लेकिन एक और काम ये है कि हमें शायद इस बात का एहसास है कि जब भी आप किसी भी तरह की किसी भी सतह पे आपको कामयाबी चाहिए, तो वो किसी एक फर्द के हाथ में नहीं है, वो चाहे कितना ही टैलेंटेड हो, वो एक ग्रुप, एक टीम के हाथ में, और उस टीम के बहुत से पुर्जे होते हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई छोटे से छोटा पुर्जा भी बहुत, वो उसका हिस्सा है। तो इन सब की इज्जत जो है वो जरूरी है। आई थिंक ये भी नासिर ने सीखा होगा कि जितना भी ये जोर लगा ले, जब तक बहुत से दोस्त साथ नहीं होंगे वो तब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा नासिर, इससे पहले आप TV सीरीज में काम कर रहे थे, इसी इंडस्ट्री में थे, लेकिन मूवी बनाना, और जबकि बाकी मूवीज़ भी आ रही हैं और हमने पिछली मूवीज़ भी देखी, और उनका एक परसेप्शन आ रहा था कि ड्रामा है, मतलब छोटी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की गई है, ऑल दो लोग उसको भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि गुड एफर्ट है। इस मूवी में फिल्म वाली फील आई, लेकिन आपको ये डर नहीं था कि मतलब TVC करके जा रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली आपने भी स्क्रीन के लिए काम किया हुआ था, छोटी स्क्रीन पे, फिर बड़ी स्क्रीन के लिए काम करना। मुझे था कि मैंने जो बना रहा हूँ उस पर जस्टिस करना है। अगर मैं उसको सही तरह दिखा सकूँगा तो मेरे दिमाग में ये कभी नहीं था कि ड्रामा लगेगा या इस तरह होगा, ये सोचा ही नहीं था। सीन है, उससे अगर आप जस्टिस करो, अगर सही तरह दिखाओ। अब इनके कैरेक्टर को हमने सोचा था कि डायलॉग कम होंगे, स्टाइलाइज बहुत होएगा, तो जब स्टाइलाइज होएगा तो इनके शॉर्ट्स ही बिल्कुल फर्क तरीके से होंगे। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम माशाल्लाह कहते हैं कि आपकी फिल्म में एक फिल्म की फील आ रही है, कितना बड़ी फिल्म, मतलब एक बड़े इमोशंस, बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो वो मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह करूंगा या उस तरह। मुझे लगता था अगर जो कहानी है उसे जस्टिस करूंगा तो लोगों का एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कंपैरिजन भी तो हो रहा कि स्टोरी के ऊपर जब ट्रेलर्स आए थे और उसके ऊपर कंपैरिजन भी किया जा रहा था कि इंडियन मूवीज के साथ। अब बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन मैं पहले की बात कर रही हूँ कि वही जो एक चीज आ रही है, तो उस पर डर लग रहा था कि यार ये लोग मुझे पता था मूवी नहीं है ऐसी। वो बिल्कुल, आई थिंक वो एक लाइन है, क्योंकि वो कि इंडिया तक छोड़कर आऊंगा, जबकि हमारी पूरी कहानी मॉरिशस में होती है, तो वो उससे लोगों ने बजरंगी भाईजान का सीधा एक कंपैरिजन कर लिया, जबकि हमारी फिल्म
रोमांस भी है, थ्रिलर भी है, तो वो कोई ताल्लुक ही नहीं था, कोई ताल्लुक ही की नहीं चीजें। था। अच्छा दिल, इस मूवी का फेवरेट डायलॉग आपका भी हो सकता है, मोहिब का भी हो सकता है, सनम का भी हो सकता है, कोई एक डायलॉग जो आपको बहुत पसंद आया? मेरा तो एक ही डायलॉग है, जिन्होंने मूवी नहीं देखी वो जरूर मूवी देखें। और मेरे बच्चे भी मुझसे ये डायलॉग अक्सर बोलते हैं। मैं कमरे में होता हूँ तो बच्चे नीचे होते हैं, तो वो इंटरकॉम पे फोन ऊपर आता है तो ये डायलॉग बोलते हैं, और वो डायलॉग ये है कि बैग कहाँ है। ये अच्छा डायलॉग। और नासिर, आपका फेवरेट डायलॉग? आई थिंक मेरा सीन एक दो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे लगता है ठीक है वो, और वो है जिसमें ये तीनों हैं, अदील का रिवील भी जिधर होता है, वहाँ मोहिब की एंट्री भी है, सनम का, आई थिंक वो तीनों, और जिस तरह अली का म्यूजिक है वो मुझे पता लग रहा है आप कौन से डायलॉग की बात करने वाले हैं। वो लोग जाके देखेंगे तो उन्हें लेकिन अगर डायलॉग को जरा आप बोल दें, मतलब लड़की पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी, लड़की क्योंकि लोग उसको ह्यूमर वाला समझ रहे थे। आई रिमेंबर सिनेमा में जब ये डायलॉग आया था तो मतलब जेन्युइनली वो फुल हूटिंग शुरू हो गई है और लोग तालियां बजा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट सोच लिया? अभी तो एक्चुअली जी अल्लाह का शुक्र है, व्हाट्स गोइंग ऑन, हमें यही फिल्म बाहर भी रिलीज़ करने के अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। वो इतना पॉजिटिव यहाँ से बज़ आया है कि अब लोग यूके में भी इसकी रिलीज़ की बात हो रही है। सो पहले अब इसको थोड़ा, क्योंकि वो चीज़ भी एक सीखने वाली चीज़ है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करनी है मूवी, हर जगह लेके जानी है, जिधर जिधर पाकिस्तानी वो फिल्म देखना चाहते हैं, तो उसके बाद, लेकिन अब यकीनन अब मूवीज ही बनानी है। विजुअल्स भी चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा सीन बाय सीन जाऊं अगर, तो मुश्किल था, मतलब ये हमारा पहला सीन था, ये अदील की एंट्री का है, ये भी ये हमने 2 दफा, ये क्लाइमैक्स था, ये 2 दिन हमें लगे थे शूट होते। किया था एक दफा कुछ। ये जो बर्ड थी ये कभी भी हमारे मौके पे नहीं होती थी। 3 दफा हम गए थे ये कबूतरों वाले शॉट लेने, यहाँ बोट पे थे और उस बंदे ने ऐसी बोट चलाई कि तकरीबन उल्टाने वाला था, मैं डराने के चक्करों में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये जो चीज़ें हैं, ये जिस तरह बड़े बड़े सीन्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली मैटर भी कर रही होती हैं और मुश्किल भी होता है करना। एक चीज़ में इसमें और ऐड करूँ, अच्छा ये देखना कितनी इंटेलिजेंट ऑडियंस है हमारी, हमेशा से ही है, हम समझते हैं कि अब हुई है इंटेलिजेंट, वो ये है कि आप जितना मर्जी पैकेज कर लें अच्छे शॉट्स और लोकेशंस के साथ फिल्म को, लेकिन जब तक लोगों का दिल एक्टर्स के साथ नहीं धड़केगा तो तब तक वो उसकी बज़ पॉजिटिव क्रिएट नहीं करेंगे। तो आप कोई पैकेजिंग अच्छी करके चीज़ अच्छी ना दें तो वो लोग आपके साथ जाएंगे नहीं। तो इसलिए मोहिब और सनम को ये बहुत है क्रेडिट कि उन्होंने, अब देखें सिर्फ एक सिंगल ट्रैक फिल्म है, कोई 20-50 कैरेक्टर्स नहीं है, कोई 10,000 जगह नहीं है, एक ही जगह पे एक, लेकिन उन्होंने कोई 1.5-2 घंटे साथ लेके चलने पूरी ऑडियंस को, और ऑडियंस भी साथ गई, और ऑडियंस को भी इतनी हैपनिंग थी कि मतलब हर सेकंड मूविंग थी, मूवी जो है वो मूव कर रही थी फौरन से, तो आप बोर नहीं हो पाते थे कि अच्छा यार चलो मतलब आगे क्या होगा, अब आगे क्या करेंगे, वो एक फील जो है वो कॉन्टिन्यूस आ रही थी। लेकिन ऐसे जैसे अदील ने बड़ी अच्छी बात की कि उसको आगे लेकर चलना और रियल फील आना, वो रियल फील के लिए बहुत से ऐसे डायलॉग्स हैं, बहुत से ऐसे जेस्चर्स हैं जो हमें जेन्युइनली लग रहा था कि रियल लाइफ के हैं, जिसमें मोहिब को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया। उस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नासिर, आपसे मैं सवाल करना चाह रही थी लेकिन मुझे बताया गया कि ब्रेक लेनी है तो ब्रेक लेनी पड़ी। डायलॉग डिलीवरी जो है वो बहुत मैटर करती है, और जिस तरह आजकल हम यंग जनरेशन बहुत कैजुअल हो गए हुए हैं, बड़ी आराम से, ओ यार क्या मतलब इस तरह की बातें कर रहे होते, वो मूवी में भी नज़र आया। सो ये टच जो है वो नेचुरल था या सोचा गया था इसमें? हमने एक्चुअली जी इसका रिहर्स हमने कोई हफ्ते का रिहर्सल था हमारा वहाँ मॉरिशस के अंदर ही, सनम और मोहिब के साथ, और जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उन साथ हमने बहुत रिहर्स किया था। हम चाह रहे थे कि फील रियली आए, बट उसमें वो 1 लाइनर्स हैं तो उनकी डिलीवरी भी सही होनी चाहिए। ओवर रिहर्स भी नहीं किया, लेकिन इतना कर लिया कि उनको डायलॉग्स याद हो गए, क्लैरिटी समझ आ गई, ताकि जब हम सेट पे जाते थे ना तब हमें ये नहीं होता था यार डायलॉग क्या है, ये क्या है, उनको पूरे सीन का क्लियरली पता होता था करना क्या है। तो फिर वहाँ जाकर वो इम्प्रोवाइजेशन आती थी, इस तरह आती थी, बिकल है। आई मीन डिलीवरी टाइम, ह्यूमर में तो टाइमिंग ही है ना, वरना जो जोक पे इंसान हंसेगा ही नहीं। और वो इतनी तेजी में हमने करना भी है क्योंकि वो कहानी भी तेज चल रही है, और वो नेचुरल जेस्चर जो है वो भी नहीं छोड़ना, वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है। अच्छा अदील, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जब मूवी के बारे में बात होती है या कुछ होता है, एक नया ट्रेंड जो दुनिया में तो चल रहा था लेकिन हम लोगों ने वो शायद अब आके अडॉप्ट किया, मूवी प्रमोशंस। लोगों को जाकर बताना, लोगों को जाकर समझाना कि एक अच्छी चीज़ आ रही है एंटरटेनमेंट ले, ये कितना मैटर करता है और इस मूवी के प्रमोशंस में आपको कितना मज़ा है? एक्चुअली हमने मतलब इज्तिमाई तौर पे बहुत ही लेट समझा है मूवी के जो अहमियत है उसको। अब आप सिर्फ इंडिया को देखें, 100 साल से वो फिल्म्स बना रहे हैं
और वो पूरी दुनिया में उन्होंने अपने मुल्क की ब्रांडिंग जो है ना वो फिल्म्स के जरिए की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब बाहर पढ़ता था, कल्चर पोर्ट्रे करते हैं सब अपनी चीजें। मैं जब बाहर पढ़ता था तो मेरे जो टीचर्स थे वो अंग्रेज थे, उनको उर्दू का या हिंदी का एक लफ्ज तक नहीं आता, लेकिन जो भी इंडियन फिल्म आती थी सिनेमा में वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते थे। तो मैंने अपने एक से पूछा टीचर से, भाई आप क्या देखते हैं? उसने कहा, यू नो इट्स विजुअली सो ब्यूटीफुल बिकॉज दिस इज। अच्छा, अब उनके जहन में वो ये उन्होंने ब्रांडिंग 100 साल से वो कर रहे हैं। उनके दर्जनों ऐसे मैगजीन्स हैं, अवार्ड शोज हैं, चैनल्स हैं जिनके ऊपर हर वक्त एक इंडस्ट्री की बात होती रहती है। बिल्कुल सही। और वो जो प्लेटफॉर्म है उसको लेके आप जो मर्जी बात करें, एंटरटेनमेंट करें, आप सोशल बात करें। उनका एक पैरेलल सिनेमा भी है, वो भी करते हैं। सत्यजीत रे भी एक सिनेमा करता है, श्याम बेनेगल भी सिनेमा करता है। इतना उनका वास्ट कैनवस है, हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी कि कितना बड़ा टूल है ये आर्ट के लिए, या हमारी जो कहानी है, इस खित्ते की जो कहानियां हैं जो दफन हुई हुई हमारी किताबों में और जो बच्चे पढ़ते नहीं है, वो किताबें आउट ऑफ प्रिंट है। तो इतनी कहानियां हमारे पास है। मंटो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है। अभी इंडस्ट्री दोबारा से रिवाइव हुई है और मंटो जैसी एक बात आगे आई है। कितने ऐसे फनकार हैं, किरदार हैं, कहानियां जो हम पहुंचा सकते हैं दुनिया तक। बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको हम प्रमोट करें इन सारी चीजों को कलेक्टिवली। तो एक खुशी, एक जुमला और बोल दूं, क्योंकि मुझे पता है जो मॉर्निंग शो की होस्ट होती हैं वो बोलने नहीं किसी को देती। नहीं, क्यों नहीं। तो हमें एक खुशी इस बात की कम से कम मुझे है कि हम एक बहुत छोटा सा एक हिस्सा है ये फिल्म बना के उस एक बड़ी सी धार में जिसमें बहुत से लोगों ने शामिल होना। कतरा कतरा मिलके ही समंदर बनता है। आप लोगों ने अपना हिस्सा डाला, इसी तरह एक और टीम सोचेगी, फिर एक और कतरा भी हम एक्सपेक्ट एक जुमला अगर आप मुझे और बोले। जी, आप 10 जुमले बोले, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे वो सारी मेमोरीज आ रही हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप 10 जुमले और बोले। और वो ये है, कम से कम बचाना की तरफ से मुझे बहुत खुशी इस बात की, क्योंकि मैं डरा भी इस बात से हुआ था कि ऐसे ना हो। क्या इसमें जो फ्लेवर है ना वो बॉलीवुड का फ्लेवर नहीं है इसमें, कि हमने जी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा एक आइटम नंबर डाल दिया है तो 2 ये ऐसा नहीं किया हमने। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू ये जिसको एक लोग आजकल लोकलाइज नाम फ्लेवर दे दिया है, ये लोकलाइज फ्लेवर है, ना टेलीविजन का फ्लेवर है ये, ना बॉलीवुड का है ये। होपफुली इंशाल्लाह और बहुत से लोग आएंगे तो पाकिस्तान की जो भी फिल्म इंडस्ट्री फ्लरिश और करेगी उसका अपना एक फ्लेवर होगा। वो होना चाहिए उसमें, अपने एक्टर्स हो, उनकी लैंग्वेज अपनी हो, उनका ह्यूमर उनका अपना हो। चाहे आप लोकेशंस कहीं और के ले लें, इंडियंस भी लेते हैं बाहर शूट करते हैं, लेकिन फ्लेवर आपका अपना उसमें होता है। अपनाइयत फील होती है कि हमारे लोग हैं, ये हमारी फिल्म है। ये कहीं से लेके आपने नकल नहीं की हुई डांस नंबर की, आइटम नंबर बनाने, ये मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा नासिर, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस, ये जो बात हो रही थी, और दूसरा मूवी प्रमोशंस, लोगों को अवेयरनेस देना कि मतलब दिस इज अ गुड पीस, हाँ जी, just go and have fun। ये तो अभी माशाल्लाह जो एक अच्छा हमारा फीडबैक जो अदील कह रहे हैं वही आ रहा है कि हमारी एक फैमिली, साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है। जिस तरह बच्चे जाएं, बड़े जाएं, घर के फैमिलीज इकट्ठी जाके भी देख रही हैं, तो ये एक एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं आ रहा, कोई इस तरह साफ सुथरी मूवी है। सो यकीनन अभी जिस तरह 5-6 साल 10 साल में एक इवॉल्व होगी और हमारी एक अपनी आइडेंटिटी आ जाएगी इंडस्ट्री की कि यार हम भी इस तरीके की मूवीज बनाते हैं, हम किसी को इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं लेकिन हम कॉपी नहीं किसी की कर रहे हैं। और फिल्म प्रमोशंस तो आई थिंक सबसे मुश्किल और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है फिल्म के अंदर। अगर हम देखा जाए, फिल्म बनाना भी इतना मुश्किल काम नहीं जितना प्रमोट सही तरीके करना फिल्म को है। सो ये भी चीज़ें हमारी लर्निंग प्रोसेस से हो रही हैं, क्योंकि आप देखें अब जो इंडिया इतना अट्यून हो गया है इस चीज़ के अंदर कि जब शाहरुख खान या कोई भी जाके शो पे आते हैं वो बात एक ही करते हैं, लेकिन वो 10 शोज में 10 फर्क तरीके से करते हैं। और आप यकीन करें उनकी मतलब अगर हिट स्टार्स भी हैं जिनको पता है कि मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती, फिर भी वो इंडिया के हर शो में नजर आ रहे हैं, चाहे वो कॉमेडी शो है, चाहे वो हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर जाकर वो कोई मिस नहीं कर रहे। और अच्छी बात ये है कि अभी हमारे चैनल्स वगैरह भी सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली अगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी तो सारों का बेनिफिट है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। अच्छा अदील, आप प्रोफेशनल फिल्म मेकर हैं, अभी आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री को किस लेवल पर देख रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि अभी आगे और बहुत 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 टैलेंट है हमारे लोगों में, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं, काम भी कर रहे हैं। मज़े की इसमें बात ये है कि अब ये एक ऐसा जिन है जी जो बोतल से निकल चुका है। अब ये बोतल में वापस अब ये काबू नहीं आने वाला, अब ये काबू नहीं आएगा। अब हमने देखना ये है कि हम जब जिन निकाल लेते हैं बोतल से तो कभी कभी वो काबू नहीं आता, तो कभी कभी काबू करना भी पड़ता है उसको। अब अल्लाह करे कि हमारे जो आजकल के जो लीडिंग फिल्म मेकर्स हैं वो ऐसा एक ट्रेंड सेट कर दें कि मैंने आज से कुछ 1-8 साल पहले नसीरुद्दीन शाह साहब पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने जिंदा भाग फिल्म की थी, उससे पहले उन्होंने खुदा के लिए भी फिल्म की थी। तो मैंने उनसे पूछा कि अब हम फिल्म्स बनाने लगे हैं, तो आपने बहुत फिल्म्स की हैं, तो क्या टिप देंगे नए फिल्म मेकर्स को पाकिस्तान के? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर वो हिंदुस्तान की मेन बॉलीवुड के सिनेमा को भूल जाएं
और अपनी शनाख्त के ऊपर फिल्म करें, जो भी दिल करता है उनका। ये सबसे बड़ी टिप होगी उनके लिए। बिल्कुल सही, तो अल्लाह करे कि हमारे जो नए फिल्म मेकर्स हैं वो उस तरफ ना जाएं कि सिर्फ ग्लैम और ग्लिट्स की तरफ ना जाएं, नैरेटिव, स्टोरीज, कैरेक्टर इस तरफ अगर रहें, ओरिजिनल चीज अगर सामने लाएंगे, अपने आइडियाज जो है वो और एंटरटेनिंग भी हो, साथ में मजेदार हो, एंजॉय करें लोग। हाँ, कोई एक मैसेज जो लाहौरियों के लिए आप छोड़ना चाहें नासिर? बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, दिल का मैसेज तो आगे, आप क्या मैसेज देना बस चाहेंगे? थैंक यू करना चाहूंगा कि इतनी सपोर्ट की है बचाना की, इतना अप्रिशिएट करें और इसी तरह जाके देखें, फैमिलीज के साथ देखें जाके। हाँ जरूर, मैं तो अपनी फैमिली के साथ दोबारा जा रही हूँ मूवी देखने, और आई एम श्योर लाहौरी भी जरूर जाएंगे, क्योंकि जिंदा दिल है और हम एंटरटेनमेंट को कोई मौका जो है वो छोड़ते नहीं है। थैंक यू सो मच नासिर, थैंक यू सो मच अदील फॉर कमिंग, एंड गुड लक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स जो आपने फ्यूचर में सोचे हुए हैं, और आप भी अभी दोबारा हमें कुछ और भी सरप्राइजेस इसी तरह से देते रहें और इसी तरह एंटरटेन करते रहें। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।